देखा वो जो कोई भी बात हो उस पर 3 बार हंसे। मैंने कहा कारण क्या है, ये 3 बार क्यों हंसते हैं? मैं गई नीचे उतर के, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ 3 बार क्यों हंसते हो, क्या कर रहे हैं? बोले देखो पहली बार तो जब सब हंसते हैं इसलिए मैं हंसता हूँ, और दूसरी बार जब समझ में आती है इसलिए हंसता हूँ, और तीसरी बार इसलिए हंसता हूँ कि पहली बार तो फोकट नहीं है। कवि सम्मेलनों के मंच पर जब महिलाओं की गिनती न के बराबर होती थी, तब 26 साल की एक लड़की वीर रस की कविताएं पढ़कर अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन इससे पहले कि दुनिया उसे कविताओं से जानती, वो खुद ही खबर बन चुकी थी। 9 मई 2003 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के घर पर ही उसकी लाश मिलती है। उस लड़की का नाम था मधुमिता शुक्ला, और अखबारों की हेडलाइन बनी मधुमिता हत्याकांड में यूपी सरकार के मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। दिन भर के समाचार देखकर आप ये जान ही गए होंगे कि अमरमणि त्रिपाठी को यूपी सरकार ने जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर में आज बात करेंगे अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता हत्याकांड पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बिना पर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की बची हुई सज़ा माफ़ की गई है। 9 मई 2003 लखनऊ के निशादगंज इलाके में मधुमिता शुक्ला के घर में ही उनकी लाश मिली। उन्हें गोली मारी गई थी। मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मर्डर हुआ, लेकिन मामला तब और उलझ गया जब पोस्टमार्टम में पता चला कि हत्या के दौरान मधुमिता गर्भवती थी। और यहाँ से इस केस में एंट्री होती है मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की। निधि शुक्ला ने आरोप लगाया कि उनकी बहन के संबंध बसपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ थे, और इसके बाद शुरू हुई राजनीति। अमरमणि तब बसपा में थे। सूबे की मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगे कि वो अमरमणि को बचा रही हैं। 2 जुलाई 2003 के इंडिया टुडे मैगजीन के एडिशन में संवाददाता सुभाष मिश्र ने लिखा कि मायावती अमरमणि को दोबारा मंत्री बनाना चाहती थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर ऐसा न करने का दबाव बनाया और मामले को सीबीआई को सौंपने को कहा। तब इस केस की जांच यूपी पुलिस की सीआईडी टीम कर रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ने पर मायावती ने इस केस की जांच सीबीआई को किसी तरह सौंपी। राजनीति में अपराध नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि अपराध करने वाला है कौन। फेस वैल्यू का बहुत फर्क पड़ता है। वो हमारे खेमे का है या विरोधी है, ये देखा जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको मायावती के तब के कुछ बयानों पर गौर करने की ज़रूरत है। 2003 की 9 मई को मधुमिता की हत्या हुई। इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई 2003 को मायावती ने लखनऊ के एसएसपी की टीम की तारीफ की, लेकिन फिर जांच सीबीआई को सौंप दी। मायावती ने अमरमणि को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, ये कहते हुए कि दोष सिद्ध नहीं हुआ तो अमरमणि को बहाल भी किया जाएगा। 21 मई 2003 को मायावती ने वाराणसी के पास चिरईगांव विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार के दौरान कह दिया कि समाजवादी पार्टी के कहने पर किसी ब्राह्मण को फंसाया नहीं जाएगा। यहाँ ब्राह्मण में उनका आशय अमरमणि त्रिपाठी की तरफ ही था। 17 जून को मायावती कहती हैं कि अगर मधुमिता की मां अमरमणि को लिखित क्लीन चिट दे दें तो उन्हें सरकार में वापस लिया जा सकता है। 20 जून को मधुमिता की मां ने संदिग्ध परिस्थितियों में अमरमणि को क्लीन चिट दे भी दी, जिसका लीगल सर्कल्स में लीगल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई तुक नहीं। फिर भी मायावती का बयान आया कि मधुमिता की मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और ऐलान किया उन्होंने कि सीबीआई की जांच में जब तक अमरमणि निर्दोष नहीं साबित हो जाते उनकी वापसी नहीं हो सकती। केस पर लौटेंगे, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये अमरमणि त्रिपाठी हैं कौन। अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में थे जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ ही करते थे। मौसम विज्ञानी पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस थे। लगातार 6 बार विधायक रहे तिवारी की विरासत को आसानी से समझने के लिए आप जान लीजिए कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। बढ़िया सीवी है इनका। अमरमणि त्रिपाठी लगातार 4 बार यूपी की नौतनवा विधानसभा से चुनकर आए हैं। यूपी में 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में अमरमणि मंत्री भी रहे, लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने अमरमणि को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। सीवी बढ़िया था, लेकिन बीच में आ गई ग्लास सीलिंग। सीबीआई के रजिस्टर में केस दर्ज होने के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हो गईं। अमरमणि ने कहा कि हत्या के समय मधुमिता के गर्भ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट कराया और यह खुलासा हो गया कि मधुमिता के पेट में पल रहा गर्भ अमरमणि का ही था। और तब जांच में ये बात सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने। अमरमणि यूपी में मंत्री रह चुके थे, बाहुबलियों में उनकी गिनती होती थी। आरोप लगे कि केस को प्रभावित वो कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मधुमिता हत्याकांड की जांच को यूपी से उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाए। आखिरकार 2007 में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत 4 लोगों को 26 साल की मधुमिता शुक्ला की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया।
अमरमणि ने हाईकोर्ट में अपील की लेकिन राहत नहीं मिली। 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमरमणि समेत चारों दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हमें एक नज़र उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस जजमेंट पर भी डालनी चाहिए जिसमें उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के तब के चीफ जस्टिस वरुण घोष ने अपने फैसले में कहा, अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय ने मधुमिता की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में उन्हें दोषी पाया गया। हत्या की साजिश साल 2003 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अमरमणि के घर पर रची गई, ये जानते हुए कि मधुमिता गर्भवती थी। ये साजिश रची थी अमरमणि, मधुमणि और रोहित चतुर्वेदी ने। अमरमणि ने मधुमिता के गर्भ को भी नष्ट करने की कोशिश की थी ताकि उस पर शक की सुई न जाए। जिस समय मधुमिता की मौत हुई उनका गर्भ 7 महीने का था। कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। मधुमिता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से मधुमणि त्रिपाठी ने 20 साल 2 महीने और 18 दिन जेल में बिताए और अमरमणि त्रिपाठी ने 20 साल 1 महीने और 19 दिन कैद में काटे। अमरमणि को यूपी सरकार ने 24 अगस्त की देर रात बची हुई सजा माफ करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। माने यूपी सरकार का यह फैसला रिमिशन की तरह था। 2013 में भी अमरमणि ने यूपी के राज्यपाल से सजा माफ करने की याचिका लगाई थी, लेकिन तब की अखिलेश यादव सरकार ने इस स्तर पर याचिका से किनारा कर लिया कि सजा तो उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने सुनाई है, यूपी सरकार इस पर फैसला कैसे ले सकती है। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। इस बार किस आधार पर दोनों को रिहा किया जा रहा है वो भी आप सुन लीजिए। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का जो आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के हिसाब से 3 ऐसी प्रमुख बातें थी जिनके आधार पर रिहाई का फैसला संभव हुआ। पहला, उम्र, यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के कैदी पर एक विशेष तौर पर जब भी कंसिडरेशन होता है तो ध्यान दिया जाता है। दूसरा, जो अवधि जेल में बिताई गई। नियम कहता है कि 14 साल अगर जेल में बिताई गई है उम्र कैद की सजा में तो उस कैदी को कंसिडर करके रिहा किया जा सकता है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में ये जो नियम है ये 16 साल है। यानी अगर किसी शख्स को उम्र कैद हुई है और वो 16 साल जेल में रह चुका है तो सरकार उसको रिहा करने पर कंसिडरेशन कर सकती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आचरण। किसी कैदी का जेल में अगर आचरण अच्छा है तो उसको भी आधार बना के रिहाई संभव है। ऐसे में इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के बाद जब ये मामला गोरखपुर में मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो डीएम की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर किसी और मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी सजायाफ्ता नहीं है तो इस मामले में यानी कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में उनको सरकार रिहा करने का आदेश दे रही है। और इसके लिए मुचलका और जमानत दोनों भर करके जो दोनों आरोपी या दोषी हैं उनको जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन 20 साल से अपनी बहन के लिए लड़ रही निधि इस फैसले से बहुत दुखी हैं। निधि का कहना है कि कोर्ट या सरकार का निर्णय तब सही होता अगर दोनों ने वाकई 20 साल जेल में काटे होते। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की मनीष साहू की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपाठी दंपत्ति ने अपना ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया इलाज के नाम पर। 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो यह हाल था कि मधुमणि बाबा राघवदास अस्पताल में भर्ती रहती थीं और अमरमणि रोजाना उनसे मिलने भी जाते थे। रोजाना सुबह से शाम तक वहीं रहते भी थे। मधुमणि ने एक मनोवैज्ञानिक समस्या और रीढ़ में दर्द की वजह से भर्ती होने की अपील की थी। अस्पताल के सूत्रों का कहना था कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर नहीं थी। साइकियाट्री डिपार्टमेंट ने तो ये तक कहा था कि उनकी हालत के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता और जो डॉक्टर मधुमणि को देख रहे थे उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जब मीडिया में शोर मचने लगा तब जाकर सपा सरकार ने मामले की सुध ली, मगर नतीजा वही रहा जो रहता है, ऑब्वियसली 0, 0। निधि ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अस्पताल के बहाने दोनों इधर उधर घूमते भी थे। मधुमणि ज़्यादातर अस्पताल में ही रहती थीं। अमरमणि फिजियोथेरेपी के लिए हर सुबह जेल से अस्पताल आते थे अपनी गाड़ी में, जेल की वर्दी की जगह अपने कपड़ों में। इस संदर्भ में 2012 में ही उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डीजीपी, गृह सचिव और गोरखपुर के एसपी और डीएम को चिट्ठी भी लिखी थी। निधि बस इतना चाहती थी कि दोनों को अपने किए के लिए सजा मिले। कैद के जो कानूनी प्रावधान हैं वैसा ही उनका कारावास भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को
भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे। हालांकि निधि को आज सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया और साथ में यूपी सरकार को 8 दिन में लिखित में उत्तर देने को कहा है। लेकिन कहानी इतनी भी नहीं है। अमरमणि जेल में रहे हों या अस्पताल में, आरोप है कि उनके दरबार में कभी खलल नहीं आया। अमरमणि और पुलिस के नेक्सस की एक खबर 2015 में भी आई थी। न्यूज़ चैनल IBN7 ने बाबा राघवदास मेडिकल अस्पताल में एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पति पत्नी अस्पताल के वार्ड नंबर 8 में मज़े से रह रहे हैं। पुलिस के बावजूद इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। जनता दरबार लगता था। अनुमति के बिना कोई अधिकारी तक नहीं मिल पाता था, माने भरपूर VVIP ट्रीटमेंट सजा के बाद। इतना ही नहीं, अमरमणि पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने जेल में रहते हुए न सिर्फ खुद चुनाव जीता बल्कि अपने बेटे को भी राजनीति में सेट किया। अमरमणि त्रिपाठी तब तक खबरों में बने रहे जब जब उनका बेटा चर्चा में आया। तो अब एक नज़र अमरमणि के सुपुत्र अमन मणि के जीवन पर भी डाल लेते हैं। सारे मणि हैं इनके परिवार में। आप गूगल पर अमन मणि टाइप करेंगे तो बहुत देर तक गूगल भी कंफ्यूज्ड ही रहेगा कि पापा या बेटा। जो 1-2 लिंक्स आपको खबरों की मिल जाएंगे वो सपा से बसपा की सीट से टिकट और पत्नी की हत्या के आरोपों से जुड़े होंगे। तो आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। लड़कपन में अमन मणि जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस के रामेंद्र सिंह को बताया कि अमन मणि बहुत शांत स्वभाव के बालक थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। पड़ोसी भी इस बात की तस्दीक ही करते हैं। गाड़ी में बैठकर बाहर आते थे और गाड़ी से ही वापस अंदर चले जाते थे। कभी किसी से कोई बातचीत उन्होंने की नहीं। गोरखपुर के ही दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। राजनीति में सक्रियता बढ़ी पिता के जेल जाने के बाद। 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमरमणि तो जेल में बंद थे, तब उनका चुनाव प्रबंधन बेटे अमन मणि ने ही किया। फिर 2009 के लोकसभा चुनावों में भी चाचा अजित मणि के लिए कैंपेन उन्होंने किया और अगले विधानसभा चुनाव में बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में वो आए। 2012 में सपा के टिकट पर नौतनवा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कौशल किशोर सिंह से हारे। हार तो गए लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। ज्वाइन सक्रिय राजनीति में घुसे, विवादों का भी अंबार उनके भी आगे लगने लगा। जून 2014 में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए। उनके समर्थकों की झड़प हुई थी। बाद में उन पर दलित उत्पीड़न का भी मुकदमा चला। पुलिस की जांच में वो आरोप मुक्त हुए, लेकिन इसी मामले में एक दूसरी जांच अभी जारी है। अब गियर को स्विच करना पड़ेगा, ना आगे न पीछे, पैरेलल। क्योंकि एक तरफ जिधर अमन मणि राजनीति में पैर जमा रहे थे, निजी जीवन में भी उनके हलचल मची हुई थी। उनकी मुलाकात हुई सारा से। सारा सिंह, उनके दोस्त करीबी ठीक ये नहीं बता पाते कि सारा और अमन मणि की मुलाकात पहले कहाँ हुई। उन्हें बस इतना याद है कि सारा पॉप म्यूजिक पसंद करती थीं और दिल्ली जाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वकील के तौर पर काम करना चाहती थीं। अमन मणि और सारा के संबंध के बारे में दोनों के घर वालों को भी बहुत पता नहीं था। अमरमणि को जब इसका पता चला तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने अपने बेटे को सारा से मिलने से रोका भी। घर वालों की मर्जी और जानकारी के खिलाफ जाकर 2013 में जुलाई महीने में लखनऊ के एक आर्य समाज मंदिर में अमन मणि और सारा ने शादी कर ली। शादी में कुल 2 ही लोग मौजूद थे। दोनों के घर वाले बहुत खफा हुए। इसके बाद अमरमणि ने तो लगभग साल भर बाद इस शादी को स्वीकारा और अमन से जाकर वो मिले। अब वापस उसी टाइमलाइन पर चलिए जहां से हमने गियर स्विच किया था। 9 जुलाई 2015 अमन और सारा कार से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। अमन ने सारा के घर वालों को बताया कि एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए उसने अचानक गाड़ी मोड़ दी और इससे गाड़ी का हादसा हो गया। इसी सड़क हादसे में सारा की मृत्यु हो गई। सारा के परिवार वालों ने तभी आरोप लगाया था कि ये एक प्री प्लान्ड हादसा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी समझ में ये नहीं आया कि ऐसा कैसा हुआ जो सारा की जान चली गई। ऐसा हादसा कैसे हो गया कि सारा की जान चली गई और अमन मणि को खरोच तक नहीं आई। सारा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अमन मणि को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन पुलिस ने भी इल्जाम लगाया किडनैपिंग का, हत्या का नहीं। काफ़ी भाग दौड़ के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अक्टूबर 2015 में जाकर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर CBI जांच शुरू हुई और जांच अभी तक चल ही रही है। नवंबर 2016 में CBI ने अमन मणि को गिरफ्तार किया और इन्हीं आरोपों के चलते सपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार किया। तो 17 का चुनाव उन्होंने जेल से ही लड़ लिया निर्दलीय। इस एक केस की वजह से अमन मणि नेपथ्य में चले गए। 2022 में बसपा का हाथ पकड़ लिया।
आप समय का चक्कर देखिए, 20 साल पहले बसपा ने पिता से किनारा कर लिया एक हत्या के आरोप की वजह से, तो सपा ने पिता को खुली बाहों से स्वीकार कर लिया। 2017 में सपा ने बेटे का हाथ छोड़ दिया, वजह वही हत्या का आरोप, तो अब बसपा ने धर लिया। पत्नी की हत्या के अलावा भी अमन पर अपहरण का एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा था। वैसे वो बाद में छूटे भी थे। अमरमणि के एक पुराने साथी ने इंडियन एक्सप्रेस के रामेंद्र सिंह से कहा था वो अमरमणि बनना चाहता है लेकिन वो है नहीं। बेटे के बारे में कह रहे हैं। ये था त्रिपाठी परिवार का कच्चा चिट्ठा। तो माँ बाप और बेटा तीनों आज़ाद होंगे। 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी के पहले दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से ऐसी कई कहानियाँ जिनकी कलई अब खुल रही है, आ रही हैं सामने जेल से रिहा होने के बाद। और अंत में उम्मीद की बात जो हमको करनी होती है हम कर ले रहे हैं। इसरो के विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर के निकलने का वीडियो जारी हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोवर किस तरह लैंडर में बने रैंप पर चलते हुए चांद की सतह पर उतर रहा है। रोवर में 2 सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। ये पैनल सूरज की रोशनी से चार्ज होंगे और रोवर को काम करने के लिए ज़रूरी एनर्जी देंगे, और उसके बाद वो रोवर वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा जो कि प्लान किए गए हैं इन 15 दिनों के उसके सर्विस टेन्योर में। इसी के साथ आज का दी ललन टॉप शो यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि कैसा लगा। वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि और हैप्पी वीकेंड।